आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड हम एक इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन करेंगे जो कि है वेपर डेंसिटी। क्या नाम है? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का इस चैप्टर में काफी यूज है और फिजिकल केमिस्ट्री के आने वाले आगे चैप्टर में भी ये टर्म आपको बार बार सुनाई देगा और इससे आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्या होता है वेपर डेंसिटी, उसको डिफाइन करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आप हेडिंग लगाएंगे वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी तो क्या होता है फ्रेंड वेपर डेंसिटी? इसका डेफिनेशन होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब भी टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो, जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो तो कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना भारी है, कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना भारी है, वही क्या होता है आपका वेपर डेंसिटी। जैसे समझ लीजिए इसका वेपर डेंसिटी है 4, इसका वेपर डेंसिटी है 4। इसका मतलब ये नहीं कि इसका डेंसिटी है 4, इसका मतलब ये है फ्रेंड कि ये जो है आपका मार्कर वो डेंसिटी के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा भारी है। यदि आपका सॉरी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये 4 गुना ज्यादा भारी है। यदि हाइड्रोजन का डेंसिटी 1 होगा तो इसका कितना होगा? 4 होगा। यदि हाइड्रोजन का डेंसिटी यदि 10 होगा तो इसका कितना होगा? 40 होगा। यदि हाइड्रोजन का 100 होगा तो इसका 400। तो वेपर डेंसिटी क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी निकालते हैं वो हाइड्रोजन के रिलेटिव में निकालते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना भारी है, वही होता है आपका वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन वेपर डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। जैसे यहाँ पे सब्सटेंस की डेंसिटी आप रखेंगे तो डेंसिटी की कुछ ना कुछ यूनिट होगी। यहाँ पे आप हाइड्रोजन की डेंसिटी रखेंगे तो डेंसिटी की कुछ ना कुछ यूनिट होगी। तो डेंसिटी की यूनिट ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, कट जाएगा। क्या आप सोच भी सकते हैं वेपर डेंसिटी क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। तो रिलेटिव टर्म के लिए थोड़ी ना यूनिट होता है। वेपर डेंसिटी तो हमें सिर्फ यही बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना भारी है। जैसे समझ लीजिए हाइड्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन का 10 है और किसी सब्सटेंस का 40 है। तो यदि वेपर डेंसिटी 4 है, वेपर डेंसिटी 4 है तो इसका क्या मतलब है कि जो सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन की डेंसिटी से 4 गुना ज्यादा भारी है। यदि मैं बोल दूंगा कि वेपर डेंसिटी जो है किसी भी सब्सटेंस का वो 4 kg पर एल है, ठीक है ना, 4 kg पर एल या 4 kg मीटर क्यूब। इसका मतलब फ्रेंड क्या होगा? यदि हाइड्रोजन का डेंसिटी 10 है तो इस सब्सटेंस में कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 14। तो इसका अलग मतलब है 4 गुना और 4 से ज्यादा, ये दोनों अलग अलग मतलब है ना। 4 अधिक है और 4 गुना अधिक है, दोनों अलग अलग बात है। 4 गुना अधिक होने का मतलब है कि 10 है तो 40 और 4 अधिक होने का क्या मतलब है? तो 10 है तो 14। तो वेपर डेंसिटी क्या है? ये है आपका, ये नहीं है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और ये सब कहाँ पे होना चाहिए? एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। या आप लिख सकते हैं कांस्टेंट
कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आया? वेपर डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है क्योंकि एक रिलेटिव टर्म है। अब हमें क्या करना है, वेपर डेंसिटी का एक और फॉर्मूला डिराइव करना है और हमें उसी फॉर्मूले को ज्यादा यूज करना है, इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है। ये फॉर्मूला तो बस हमें ये बताता है कि वेपर डेंसिटी होता क्या है। वेपर डेंसिटी का मतलब है कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन से कितना गुना ज्यादा भारी है। ठीक है, चलिए आपको रियल गैस इक्वेशन याद है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे क्या होता है, पी होता है प्रेशर, पी क्या होता है वॉल्यूम, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या होता है टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फ्रेंड, पीवी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इंटू आर टी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है फ्रेंड, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन में मोलार मास। अभी अभी हमने मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक कंप्लीट किया है, तो ये मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलार मास। तो मैंने मोल की जगह पे ये फॉर्मूला रख लिया, गिवन मास अपॉन में मोलार मास। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से फ्रेंड देखिए, मैं m को उधर लेके जाता हूँ और v को इधर लेके आता हूँ, तो देखो p m, उसके बाद RT को भी इधर लेके आता हूँ, RT, W को इधर पे रहने देता हूँ और V को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। देखिए m यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे ऊपर चले गया, ये यहाँ पे ऊपर था तो यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में चले गया, और W तो ऐसे ही रहने दिया हूँ। ये समझ में आया आपको? अब बताइए फ्रेंड, W बाई V क्या होता है, W बाई V क्या होता है, क्या होता है डेंसिटी। डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, यही फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। तो ये है आपका मास और ये है वॉल्यूम, तो क्या मैं इसकी जगह पर डी लिख सकता हूँ, तो मैं पीएम बाई आर टी इक्वल टू डी लिख सकता हूँ ना, पीएम बाई आर टी इक्वल टू डी। कितना सुनना है फ्रेंड बताइए। चलिए, तो यहाँ से हमें एक डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया, पीएम बाई आर टी। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालते हैं और हाइड्रोजन का डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी क्या है आपका, वो है पीएम बाई आर टी। देखिए क्या लिखा गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। आप जब भी डेंसिटी निकाल रहे हो तो जो भी टेम्परेचर आप इस सब्सटेंस के लिए लोगे वही टेम्परेचर आपको हाइड्रोजन के लिए लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है टेम्परेचर फिक्स है, जो प्रेशर आप हाइड्रोजन के लिए लोगे वही प्रेशर आपको किसके लिए लेना पड़ेगा, सब्सटेंस के लिए भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी डेंसिटी के लिए मैं सब्सटेंस का डेंसिटी निकाल रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ प्रेशर को पी ले लेता हूँ। इसके लिए भी आपको क्या लेना पड़ेगा, पी लेना पड़ेगा, प्रेशर जो है फिक्स है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू, प्रेशर को मैं पी मान लेता हूँ, एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा मोलार मास। तो सब्सटेंस का मोलार मास को हम एम लिख लेते हैं, सब्सटेंस का मोलार मास क्या लिख लेते हैं, एम ही लिख लेते हैं हम। ठीक है, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो फिक्स होता है। टी क्या है, तो दोनों के लिए जब हम टेम्परेचर रखेंगे, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, तो इसके लिए हमने जो टेम्परेचर रखा है इसके लिए भी हमें वही रखना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए टी मान लेता हूँ। यदि मैंने इसके लिए टेम्परेचर टी माना है तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा टी। यदि इसके लिए मैंने प्रेशर पी रखा है तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा पी, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर क्या है फिक्स है। ठीक है, मोलार मास दोनों का अलग अलग होगा। इतना समझ में आया? ये किसका हो गया फ्रेंड, ये हो गया आपका सब्सटेंस का डेंसिटी। अब हम निकालते हैं हाइड्रोजन की डेंसिटी। तो डी इक्वल टू, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पीएम बाई आर टी, यही होता है ना पीएम बाई आर टी। तो पी, तो पी रहेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया है जो डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी आप निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है फिक्स होता है। यदि इसका प्रेशर पी है तो इसका भी क्या होगा पी होगा, पी। ये क्या है एम क्या है आपका मोलार मास, किसका हाइड्रोजन का।
हाइड्रोजन का मोलार मास कितना होता है? हम लिखते हैं हाइड्रोजन को H2, इसका मोलार मास कितना होता है? 2 इंटू एच। एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, 2 ग्राम। ठीक है, तो 2 ग्राम हो जाएगा इसका मोलार मास। तो P इंटू 2, समझ में आया? आर की जगह पे आर, और क्योंकि मैंने इसका टेम्परेचर T माना है, तो इसका भी मुझे T मानना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो RT। ठीक है, चलिए, तो ये निकल गया हमारा सब्सटेंस का डेंसिटी, ये निकल गया हमारा हाइड्रोजन का डेंसिटी। अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे, हमारा पेपर डेंसिटी का एक आसान सा फॉर्मूला बन के आ जाएगा, जो कि हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए। हम्म, तो सब्सटेंस की डेंसिटी कितना आया था बताइए, कितना आया था? PM बाई RT, यही था, बताइए फ्रेंड, PM बाई RT। ठीक है, और हाइड्रोजन की डेंसिटी कितना आया था? P इंटू 2 बाई RT, यही था, PM बाई RT। देखो RT से RT कट गया, P से P कट गया, ऊपर क्या बच गया? ऊपर आपका बच गया मोलार मास, और नीचे क्या बच गया आपका? 2। यही होता है किसी भी सब्सटेंस का वेपर डेंसिटी। यदि किसी भी सब्सटेंस का हमें मोलार मास पता है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। वेपर डेंसिटी क्या होता है? M/2। एम की जगह पे चाहे आप मोलार मास रखिए, चाहे आप मॉलिक्यूलर मास रखिए, कुछ भी रखेंगे, यूनिट तो होगा नहीं वेपर डेंसिटी का, है ना? वेपर डेंसिटी कुछ भी यूनिट तो होता नहीं है। चाहे आप मोलार मास रखिए, चाहे आप मॉलिक्यूलर मास रखिए, और आपको पता है मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है? बस यूनिट का ही डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलर मास में हम एम यूज करते हैं, या यू यूज करते हैं, और मोलार मास में क्या यूज करते हैं? ग्राम यूज करते हैं। यहाँ पे यूनिट है ही नहीं, तो आप एम की जगह पे चाहे मॉलिक्यूलर मास रख लीजिए, चाहे आप मोलार मास रख लीजिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करेंगे वीडियो पॉज करके। कि जो वेपर डेंसिटी होता है सब्सटेंस का, वो कितना होता है? मोलार मास का आधा होता है। यदि किसी भी सब्सटेंस का हमें मोलार मास पता है, हम उसका वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं, या किसी भी सब्सटेंस का वेपर डेंसिटी पता है, तो मोलार मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें इसके ऊपर। हम्म, देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ NO2। ठीक है, तो NO2 का हमें क्या करना है? वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ NO2। तो वेपर डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फ्रेंड? मोलार मास बाई 2, या मॉलिक्यूलर मास बाई 2। तो NO2 का मोलार मास कितना होगा, निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितना होता है? 14। दो ऑक्सीजन है, तो एक का कितना होता है? 16। तो 14 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा बताइए? 46। समझ में आ रहा है? 46, तो मोलार मास की जगह पे 46/2, तो 23 आ जाएगा वेपर डेंसिटी NO2 का। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ अननोन अननोन गैस इज 22। द वेपर डेंसिटी ऑफ अननोन गैस इज 22। तो आपको बताना है अननोन गैस इज, अननोन गैस इज,
चार ऑप्शन में आपको दूंगा, NO, CO2, के बाद NO2 और H। ठीक है, एक अननोन गैस है जिसका बारे में हमें पता करना है गैस कौन सा है, उसका हमें वेपर डेंसिटी दे के रखा है 22, तो हमें पता करना है वो गैस कौन सा होगा। ठीक है, चलिए, तो वेपर डेंसिटी की हेल्प से फ्रेंड हम क्या निकाल सकते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा है कि वेपर डेंसिटी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं या मोलार मास निकाल सकते हैं। एक बार यदि हमें मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास पता चल गया वो अननोन गैस का, तो हम चेक करेंगे कि इसमें से किसका मॉलिक्यूलर मास जो है या किसका मोलार मास जो है वो अननोन गैस के साथ मैच कर रहा है। जिसका मैच कर रहा होगा वही होगा आपका अननोन गैस। तो हम पहले निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। वेपर डेंसिटी कितना है, 22, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास बाई 2। मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा फ्रेंड, हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, ये हो गया मोलार मास। यदि आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं तो AMU लिख लीजिएगा। अब चेक कीजिए इसमें 44 ग्राम किसका मॉलिक्यूलर मास है। देखो इसका कितना है, 14, 16 प्लस 14, 13, 30, इसमें 32 प्लस 12, 44 इसका है। और किसी का है वो भी देख लेते हैं, इसका 32 और इसका 14, इसका 46 है। तो इसका 30 है, इसका 44 है, इसका आपका 46 है, इसका आपका 2 है। तो बताइए अननोन गैस ये होगा। ठीक है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो गए इसके ऊपर, वेपर डेंसिटी के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। फॉर्मूला टाइप के क्वेश्चन है, यदि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो अभी जो फ्रेंड हमने वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया वो किसके लिए डिराइव किया, एक सिंगल सब्सटेंस के लिए, एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए या एक सिंगल एटम के लिए। हम वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो मिक्सचर के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। और मिक्सचर, और मिक्सचर, मिक्सचर के लिए जो वेपर डेंसिटी होता है फ्रेंड वो होता है, वही फॉर्मूला होता है, चेंज नहीं होता है, मोलार मास ऑफ मिक्सचर बाय 2। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मिक्सचर का मोलार मास रखना होता है। यदि आप मिक्सचर का वेपर डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो आपको मिक्सचर का मोलार मास यहाँ पे रखना होगा। अब मिक्सचर का मोलार मास कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको इस लेक्चर में सिखाया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर, of gaseous mixture containing N2 and O2 in 2:1 ratio, containing 2:1 mole ratio, mole ratio। ठीक है, तो आपको वेपर डेंसिटी बताना है एक गैसियस मिक्सचर का, उसमें कौन कौन है, N2 है और O2 है। इनके मोल्स का रेशियो आपको देके रखा है। ठीक है, मोल्स का रेशियो देके रखा है। तो यदि हम वेपर डेंसिटी मिक्सचर का कैलकुलेट करना चाहते हैं फ्रेंड, हमें क्या चाहिए, मिक्सचर का मोलार मास चाहिए। तो एक बार मिक्सचर का मोलार मास मिल जाएगा तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिक्सचर का वेपर डेंसिटी हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब मिक्सचर का मोलार मास कैसे निकालते हैं, तो पिछले लेक्चर में फ्रेंड हमने फॉर्मूला पढ़ा था मिक्सचर का मोलार मास निकालने का, जो कि है M1 A M2 B अपॉन में A प्लस B। याद है, M1 A प्लस M2 B
कौन में, ए प्लस बी। M1 क्या था, मोलार मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। M2 क्या था, मोलार मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट। ए क्या था, तो ए कुछ भी हो सकता था। ये तो या आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो सकता था, परसेंटेज मोल हो सकता था, या सीधा मोल भी रख सकते थे आप एक ही जगह पे। बी की जगह पे भी आप क्या रख सकते हो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन रख सकते हो, परसेंटेज मोल रख सकते हो, या सीधा मोल भी रख सकते हो। पर कंडीशन क्या थी, यदि आप इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन ले रहे हो तो इसका भी आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन ही लेना है। यदि आप इसका परसेंटेज मोल ले रहे हो, इसका इसका भी आपको परसेंटेज मोल ही लेना है। और यदि आप इसका मोल ले रहे हो, इसका भी आपको मोल ही लेना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया फ्रेंड, हमें यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो दिया हुआ है 2:1। क्या ये मोल दिया हुआ है, नहीं फ्रेंड, ये मोल्स का रेशियो दिया हुआ है। मोल्स कुछ भी हो सकता है, बस हमें ये पता है कि इसका मोल्स जो है इससे दुगुना है। देखो, यदि इसका मोल 12 है तो इसका 6 हो सकता है, इसका 20 है तो इसका 10 हो सकता है। बस हमें यही पता है कि इसका जो मोल्स है इससे दो गुना है, ये मोल्स का रेशियो है, एग्जैक्ट मोल नहीं है। ठीक है, पर साथ में मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक बात और बताई थी कि जब भी आप मिक्सचर का मोलार मास निकालो तो जो मोल्स का रेशियो है उसको आप मोल्स मान के सॉल्व कर सकते हो। मैंने बताया कि नहीं बताया था आपको, मैंने ये बात आपको बताया था कि जब भी आप मिक्सचर का मोलार मास निकालोगे तो मोल्स के रेशियो को आप मोल्स मान सकते हो। आप मानो कि यहाँ पे 2 मोल है नाइट्रोजन का और 1 मोल है ऑक्सीजन का। क्या हमेशा मोल रेशियो मोल्स के बराबर होता है, नहीं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको साफ साफ बताया था, जब आप मोलार मास के क्वेश्चन सॉल्व करो, किसके, मिक्सचर का, मिक्सचर का जब आप मोलार मास निकालो, एवरेज मोलार मास या एवरेज एटॉमिक मास, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके मिक्सचर के कंपोनेंट का मोल रेशियो दिया है उसको आप मोल्स मान सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको क्या मानना है, 2 मोल्स नाइट्रोजन के और 1 मोल्स ऑक्सीजन के। अब तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। तो एवरेज मोलार मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू M1 क्या है, पहले कंपोनेंट का मोलार मास। पहला कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन, उसका मोलार मास कितना होता है, 28। ए क्या है, पहले कंपोनेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज मोल या मोल, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन परसेंटेज मोल नहीं दिया हुआ है, सीधा मोल दिया तो रख लेते हैं। M2 क्या है, दूसरे कंपोनेंट का मोलार मास, तो 32। और बी क्या है, दूसरे कंपोनेंट का मोल, जो कि आपका 1, यहाँ पे 1 ही है ना। ए क्या है, पहले कंपोनेंट का मोल, और बी क्या है, दूसरे कंपोनेंट का मोल। तो 28 × 2 तो कितना होता है, 56, और ये 32/3। तो फिर जब हम करेंगे तो 8, और ये भी आपका 8, तो 88/3, 88/3 आपका क्या आ गया, इस मिक्सचर का मोलार मास आ गया, इस मिक्सचर का मोलार मास आ गया। एक बार जब हमें मिक्सचर का मोलार मास मिल गया है, हम क्या कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेपर डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोलार मास ऑफ मिक्सचर बाई 2। मिक्सचर का मोलार मास कितना है यहाँ पे, वह है 88/3। तो 88/3 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 44/3, 44/3 समझना है फ्रेंड। तो जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है वो हम मिक्सचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिक्सचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और यदि आप सिंगल सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो एक सिंगल सब्सटेंस का मास रखोगे, मोलार मास रखोगे। यदि आप मिक्सचर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो आप मिक्सचर का मास रखोगे। ठीक है, चलिए कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, calculate vapor density of mixture containing O2 and O3 in 4:3
मास रेशियो, मास रेशियो। तो आपको मिक्सचर का फिर से वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है, और जो मिक्सचर है उसमें O2 और O3 है, और O2 और O3 का हमें मास रेशियो दे के रखा है। एक मिक्सचर है जिसमें आपका O2 है और O3 है, और इसका मास रेशियो दे के रखा है आपको। कितना है? 4 और 3। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे। हमें पता है वेपर डेंसिटी निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोलार मास ऑफ मिक्सचर बाय 2। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें मोलार मास निकालना पड़ेगा मिक्सचर का। तो कैसे निकालेंगे? जो मोलार मास होता है फ्रेंड मिक्सचर का, वो होता है M1A प्लस M2B अपॉन में A प्लस B। M1A प्लस M2B अपॉन में A प्लस B। M1 क्या होता है? पहले कंपोनेंट का मोलार मास पता है, O2 का मोलार मास कितना होता है? 32। M2 क्या है? M2 क्या होता है फ्रेंड? दूसरे कंपोनेंट का मोलार मास पता है, O3 का कितना होता है? 48। ए और बी क्या होता है? ए और बी आपका परसेंटेज कंपोजिशन हो सकता है, परसेंटेज कंपोजिशन हो सकता है, परसेंटेज मोल हो सकता है, या तो मोल भी हो सकता है। पर यहाँ पे तीनों में से हमें कुछ नहीं दिया गया है। यदि आप सोच रहे हैं कि 4/3 ये मोल्स का रेशियो है, नहीं फ्रेंड, मास का रेशियो है। मोल्स का रेशियो दिया होता तो कोई तो दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा मोल्स का रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, मोल्स मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोल्स का रेशियो नहीं दिया गया, यहाँ पे मास का रेशियो दिया गया है। हाँ, पर यदि हमें मास का रेशियो दिया गया है फ्रेंड, तो हम मोल्स का रेशियो पता कर सकते हैं। मास का रेशियो क्या दिया गया है? जो मास का आपको रेशियो दिया गया है फ्रेंड, वो गया है 4/3। तो मास के रेशियो को आप क्या कीजिए, कुछ समय के लिए मास मान लीजिए। मास के रेशियो को आप क्या कीजिए, मास मान लीजिए। मानिए कि यहाँ पे 4 ग्राम O2 है और 4 ग्राम O3 है, 3 ग्राम जो है आपका O3 है। जो मास का रेशियो है आपने कुछ समय के लिए उसको मास मान लिया, और यदि आपने मास मान लिया तो आप मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे बताइए, मास से मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? यदि हम मोल्स मास को उसके मोलार मास से डिवाइड कर दें, यदि हम मास को उसके मोलार मास से डिवाइड कर दें तो क्या निकल के आता है, मोल्स निकल के आता है। तो 4 ग्राम किसका मास है? O2 का। तो O2 का मोलार मास कितना होता है? 32। और 3 ग्राम किसका मास है? O3 का। तो उसका मोलार मास कितना होता है? 48। तो ये हमारा मोल्स आ गया। इसका रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो कैसे निकलेगा बताइए। देखो क्या करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी आपका रेशियो है। ये वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, और सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों, कितना बड़ा दिख रहा है, तो और सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड 96 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ पहले ही, आप इसको भी उठा के इसमें रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए की जगह पे आप ये रख लीजिए, बी की जगह पे ये रख लीजिए, ए और बी की जगह पे इन दोनों को रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पर ये नंबर काफी बड़ा है ना, इसको सिंप्लीफाई करके छोटा सा नंबर निकाल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड फ्रेंड 96 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। इस साइड भी 96 से और इस साइड भी 96 से कर सकता हूँ ना। तो मैं यदि इस साइड 96 से मल्टीप्लाई करूँ और इस साइड 96 से मल्टीप्लाई करूँ, तो देखिए फ्रेंड 32 3 जा 96 होता है, 48 2 जा 96 होता है। तो अब मोल्स का रेशियो क्या बन के आ गया, 12/6। और ये रेशियो है तो इसको और भी हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, देखो बीच में रेशियो है, इसका मतलब ये है 6/12। तो हम इसको और कैंसिल नहीं कर सकते हैं, 2 और 1 करके कर सकते हैं ना। तो मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 1। तो मोल्स का रेशियो हमारे पास आ गया 2 और 1। आप चाहे तो ये वाला वैल्यू, इसके पहले वाला जो वैल्यू था
वो भी उठा के आप ए और बी की जगह पे रख दीजिए, आपका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने मोल्स का एक सिंपल रेशियो निकाला 2:1। अब जब हमारा मोल्स का रेशियो निकल के आ गया है, मैंने आपको बताया कि आप मोल्स का रेशियो क्या कर सकते हैं, मोल्स मान सकते हैं। जब भी आप एवरेज मोलार मास या एवरेज एटॉमिक मास निकाले तो आप मोल्स के रेशियो को ही मोल्स मान सकते हैं। तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू M1 क्या है, पहले कंपोनेंट का मोलार मास, तो ऑक्सीजन है 32 और ऑक्सीजन का कितना मोल है, O2 का 2 है, प्लस M2 क्या है, दूसरे कंपोनेंट का मोलार मास, दूसरे कंपोनेंट का मोलार मास कितना है 48, और B क्या है, दूसरे कंपोनेंट का मोल जो कि 1 है, अपॉन में A प्लस बी, तो 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 6 48/3, तो कितना हो जाएगा बताइए। जब इसको करेंगे तो देखो, इसमें से 2 इसको दे दो तो 50 हो गया, और 50 में आपको कितना जोड़ना है, 62 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 112, 50 में से 62 है तो 112/3। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया हमारा, मोलार मास ऑफ मिक्सचर। एक बार जब ये हमें मोलार मास मिल गया है तो वेपर डेंसिटी तो अब हमारे लिए आसान हो गया। मोलार मास की जगह पे मोलार मास की वैल्यू रख दीजिए 112/3, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 56/3। ठीक है, अब वेपर डेंसिटी कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव टर्म है। चलिए समझ में आया फ्रेंड, बताइए। हम्म कैलकुलेट कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर containing O2 SO2 एंड SO3। तो एक मिक्सचर है जिसमें SO2 और SO3 दो कंपोनेंट है, तो इनका आपको मोलर कंपोजिशन निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज 36। तो मिक्सचर का आपको वेपर डेंसिटी भी देके रखा है। ठीक है, मिक्सचर का आपको वेपर डेंसिटी देके रखा हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि SO2 और SO3 का आप मोलर कंपोजिशन निकालिए। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, M मोलार मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू M1A प्लस M2B A प्लस B। ये फॉर्मूला आपको पिछले लेक्चर का याद होगा। देखो, यदि एक बार फ्रेंड हम मिक्सचर का मोलार मास निकाल दें तो M1 हमें पता है, क्या है M1, इसका मोलार मास, M2 क्या है, इसका मोलार मास, A1 क्या है, इसके मोलार मास का, इसके मोल्स का कंपोजिशन। ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, परसेंटेज मोल भी रख सकते हैं ना। तो ए आपका है इसके मोल्स का परसेंटेज, और बी क्या है, इसके मोल्स का परसेंटेज। यदि हम ए और बी निकालना चाहते हैं फ्रेंड, तो हमें क्या पता होना चाहिए, मिक्सचर का मोलार मास पता होना चाहिए। यदि एक बार हमारा मिक्सचर का मोलार मास निकल के आ जाए ना, तो हम ए और बी का क्या कर सकते हैं, ए और बी निकाल सकते हैं। हम SO2 और SO3 का मोलर कंपोजिशन बता सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या दिया गया, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तो वेपर डेंसिटी यदि मिक्सचर का दिया हुआ है हमारे लिए मोलार मास निकालना मिक्सचर का कोई बड़ी बात तो है नहीं, हमें फॉर्मूला पता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलार मास बाई 2। हमें वेपर डेंसिटी कितना है 36 इक्वल टू मोलार मास बाई 2, तो मोलार मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड हमारा 2 और 1 तो 7। तो मिक्सचर का मोलार मास कितना निकल के आ गया 72। अब ये निकल के आ गया तो ए और बी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो एम कितना है आपका 72, M1 क्या है पहले कंपोनेंट का मोलार मास, तो SO2 का मोलार मास कितना होता है 32 64 64 होता है 64। देखिए फ्रेंड यदि मैं एक मोलर कंपोजिशन x लूंगा x%, तो आप बताइए b कितना होगा। यदि आप पिछला लेक्चर देख के आए हैं तो बताइए फ्रेंड, यदि a का मोलर कंपोजिशन फ्रेंड यदि मैं x ले लूं तो b का मोलर कंपोजिशन कितना होगा 100 माइनस x, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, यदि a का x% है तो b का कितना होगा 100 माइनस x होगा, क्योंकि इस मिक्सचर में दो ही कंपोनेंट है आपका SO2 और SO3, तो जो b हो जाएगा फ्रेंड वो कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस x%। तो x और M2 मतलब सेकंड कंपोनेंट का मोलार मास, तो ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 32 तो 80 80 और b क्या है 100 माइनस x, और जब आप a और b को जोड़ेंगे a में b को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7200 इक्वल टू 64x प्लस 8000x माइनस 80x। ठीक है, चलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात बताया था, यदि आपको वो बात याद होगा तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट को बात याद होगा तो उनका आंसर भी निकल के आ गया होगा, यदि आपको नहीं याद है तो आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 7200 ये कितना हो जाएगा माइनस 16x प्लस 8000, तो 16x इधर पे और 8000 माइनस 7200, 16x इक्वल टू 800, x इक्वल टू 50%। x क्या था आपका SO2 का कंपोजिशन, तो SO2 आपका आ गया 50%, तो SO3 कितना आ जाएगा SO3 क्या होता है 100 माइनस x, वो भी हो जाएगा आपका 50%। मतलब इस मिक्सचर में SO2 और SO3 का कितना है 50-50% मोल्स है, SO2 का भी 50% मोल है और SO3 का भी 50% मोल है। अब वो बात जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, यदि आपको याद होगा आपने इसको बहुत पहले ही कर लिया होगा। बात क्या था फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि यदि यदि आपके मिक्सचर का मोलार मास यदि आपके मिक्सचर का मोलार मास जो आपके मिक्सचर का कंपोनेंट है उनके एवरेज मोलार मास का इक्वल है, जो मिक्सचर का मोलार मास है और आपके जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उनके एवरेज मोलार मास का इक्वल है, इसका मतलब सबका कंपोनेंट क्या है, दोनों का जो कॉम्पोजिशन क्या होगा इक्वल होगा, 50-50% दोनों होंगे। तो हमें तो पता है मोल जो मिक्सचर का मोलार मास कितना है 72 है, इन दोनों के मोलार मास का एवरेज निकालते हैं, तो इसका होगा 64, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, इससे कितना होगा 80 बाई 2। तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे कितना हो जाएगा 4 और ये 44 बाई 2 तो 72। देख लीजिए मोलार मास जो अब मिक्सचर का आया है वही इन दोनों के मोलार मास का एवरेज है, इसका मतलब क्या है इसका भी 50% होगा इसका भी 50% होगा, तो इतना कैलकुलेशन करने की तो जरूरत ही नहीं थी हमें, है कि नहीं। लेक्चर में ये बात मैं आपको लेक्चर में बताया था, साथ में ये भी बताया था जब भी आपको मिक्सचर का मोलार मास निकल जाए और कभी भी आपको मोलर कंपोजिशन पूछे या परसेंटेज कंपोजिशन पूछे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि दिए हुए कंपोनेंट में क्या करना है मोलार मास का एवरेज निकाल के चेक करना है क्या वो मिक्सचर के मोलार मास के इक्वल है, यदि है तो सबका परसेंटेज क्या होगा
सबका जो परसेंटेज कंपोजिशन है, परसेंटेज मोल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ही है, 50% इसका 50% इसका। यदि चार होता, ए बी सी और डी, आपके मिक्सचर में चार कंपोनेंट होते हैं, ए बी सी डी, और इनके जो मोलार मास का एवरेज है वो मिक्सचर के मोलार मास के बराबर है। इसका मतलब क्या है, चारों का परसेंटेज इक्वल होता। ये भी होता आपका 25% मिक्सचर में, ये भी होता 25%, ये भी होता आपका 25%, और ये भी होता आपका 25%। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म। चलिए, नोट डाल के आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। वेपर डेंसिटी एंड डेंसिटी आर नॉट सेम, आर नॉट सेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपका वेपर डेंसिटी होता है और डेंसिटी जो होता है वो सेम नहीं होता है। वेपर डेंसिटी तो एक रिलेटिव टर्म है, और डेंसिटी तो डेंसिटी होता है। डेंसिटी और वेपर डेंसिटी सेम नहीं है, ठीक है ना। यदि आपको वेपर डेंसिटी निकालना है friend, यदि आपको वेपर डेंसिटी निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है वेपर डेंसिटी निकालने का। ठीक है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास बाई 2। यदि आपको डेंसिटी निकालना है फ्रेंड, डेंसिटी निकालना है, अभी अभी हमने डेंसिटी का एक फॉर्मूला बनाया था। क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू टी एम बाई आर टी। डेंसिटी इक्वल टू टी एम बाई आर टी। तो दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है ना, वेपर डेंसिटी और डेंसिटी। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन में डेंसिटी दे देता है, और कुछ महान स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि शायद एग्जामिनर ने वेपर वेपर लिखना भूल गया होगा, तो डेंसिटी को ही वेपर डेंसिटी बना देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और जो भी आंसर निकालते हैं, एग्जामिनर को पता है कि इसमें गलती करेगा, उसका पहले से ही वो एक ऑप्शन बना के रखा रहता है। ठीक है ना, तो एग्जामिनर जो है आपसे ज्यादा चालाक है। आप सोचते हैं एग्जामिनर भूल गया वेपर लिखना, वो भूला नहीं है, वो डेंसिटी दिया हुआ था, आप डेंसिटी को वेपर डेंसिटी मान के सॉल्व कर लिया। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन निकलेगा, सोचो एग्जामिनर कितना चालाक है, आपने डेंसिटी को वेपर डेंसिटी मान के जो भी ऑप्शन निकालोगे, वो पहले से जो भी आपका आंसर निकालेगा वो ऑप्शन में रहेगा। तो आपको फील भी आता है एकदम सही आंसर आया, आप टिक करके आते हो। ठीक है ना, तो एग्जामिनर जो है आपसे काफी ज्यादा होशियार है। अब पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ या दूसरी बार या तीसरी बार, वो हर साल पेपर बनाता है किसी कोचिंग के लिए, किसी स्कूल के लिए, और नीट जेई जैसे एग्जामों के लिए। ठीक है, जैसे देखिए, डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर containing containing O2 and O3 is 3.2 ग्राम पर ml, 3.2 ग्राम पर ml। फिर क्या करना है आपको, density of gas mixture containing O2 and O3 is 3.2 gram per ml at 2.463 atm and 300 Kelvin, 300 Kelvin। ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर कंटेनिंग O2 and O3 is 3.2 ग्राम पर ml at 2.463 atm and 300 Kelvin। फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन, मोलर
composition of mixture, calculate molar composition of mixture। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है, जो आपको दिया गया है डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग O2 एंड O3 इज 3.2 ग्राम पर एम। क्या ये फ्रेंड वेपर डेंसिटी है? क्या इसके पीछे आपको वेपर दिख रहा है? एग्जाम में लिखना भूल गया था, है कि नहीं? ये वेपर डेंसिटी है 3.2। ऐसा नहीं फ्रेंड, ये डेंसिटी है। यहाँ पे आपको डेंसिटी दिया गया है कितना, 3.2 ग्राम पर ml। ये गैसियस मिक्सचर जो है, मिक्सचर का आपको डेंसिटी देकर रखा है, वेपर डेंसिटी देके नहीं रखा हुआ है। और क्या पूछ रहा है? मोलर कॉम्पोजिशन पूछ रहा है मिक्सचर का। तो मिक्सचर का जो मोलर कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मोलार मास ऑफ मिक्सचर M1A प्लस M2B अपॉन में A प्लस B। तो इस फॉर्मूले के इस्तेमाल हम कर सकते हैं, मोलर कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं मिक्सचर का। ये A और B जो है, यही क्या आपका मोलर कॉम्पोजिशन है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें मिक्सचर का मोलार मास चाहिए। अब मिक्सचर का मोलार मास एक तो वेपर डेंसिटी से निकाल सकते हैं, जो कि दिया नहीं है। डेंसिटी दिया हुआ है तो डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं। हमारे पास है ना फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू P मोलार मास ऑफ मिक्सचर अपॉन में R और T। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं मिक्सचर का मोलार मास निकाल सकते हैं। मिक्सचर का डेंसिटी कितना दिया गया है? 3.2। 3.2। प्रेशर कितना है? 2.463। एम क्या है? मोलार मास ऑफ मिक्सचर, वही तो निकालना है। आर क्या है? आर जो है आपका 0.0821। मैंने आपको जब आर की वैल्यू लिखाया था सेकंड लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था हम इस चैप्टर में आर की यही वैल्यू यूज करेंगे, 0.0821। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। यहाँ से मोलार मास ऑफ मिक्सचर हो जाएगा 3.2 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइड बाय 2.463। समझ में आया फ्रेंड? यहाँ पे एक चीज और याद रखिए फ्रेंड, ये जो है 0.0821 इंटू 300 ये काफी बार आएगा। ये जो कैलकुलेशन है आपके फिजिकल केमिस्ट्री में काफी बार आएगा। अभी गैसियस स्टेट बचा हुआ है, उसमें तो हर एक क्वेश्चन में आएगा। तो इन दोनों का जो भी आंसर है आप चाहे तो याद ही रख सकते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 24.63। 24.63, तो इसको याद कर सकते हैं आप, ठीक है? जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 24.63। तो 3.2 इंटू, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.63 बाई 2.463। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। ठीक है? तो मिक्सचर का जो एवरेज मोलार मास आया कितना आया? 32 आया। समझ में आया फ्रेंड? एक बार जब हमें मिक्सचर का एवरेज मोलार मास मिल गया तो फिर तो हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल ही लेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे 32 रख दो। M1 क्या है? पहले कंपोनेंट का मोलार मास। तो O2 का मोलार मास कितना होता है? 32। और परसेंटेज मोल कैसे निकालेंगे? तो इसका x मान लेते हैं, इसका x तो इसका 100 माइनस एक्स। तो x M2 क्या है? सेकेंड कंपोनेंट का मोलार मास। इसका मोलार मास 48 होता है, 48। और इसका परसेंटेज कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। और A और B का यदि आप परसेंटेज मोल कंपोनेंट ऐड करोगे आंसर कितना आएगा? 100। ठीक है? ये सब करने से पहले आप एक बार क्या करो, जो मिक्सचर का मोलार मास है और इन दोनों का एक बार एवरेज निकाल के चेक कर लो कहीं सेम तो नहीं है। यदि सेम हो गया तो हम बोलेंगे दोनों का परसेंटेज कितना है? 50-50% है। दोनों का जो कंपोजिशन है वो सेम होगा। परसेंटेज कंपोजिशन और परसेंटेज मोल क्या होगा? सेम होगा और इक्वल होगा।
तो मोलार मास तो हमें पता है मिक्सचर का 32 है, इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। तो 32 प्लस 48/2 कितना हो जाएगा? 48 प्लस 32, सबको सही है ना? 40 होगा ना इसका आंसर। 48 प्लस 32 80, 80/2 40, और ये कितना है 32, मतलब अलग अलग है। अलग अलग है तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो 3232x प्लस 4800 माइनस 48x। चलिए समझ में आ रहा है आपको? बताइए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, हो जाएगा 3200, और देखो इससे जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस 16x प्लस 4800। तो 16x इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 4800 में से 3200 गया तो कितना हो जाएगा? ये सब कुछ सही है ना? देखो ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया फ्रेंड। यदि आपका एवरेज मोलार मास 32 आया है, यदि आपका एवरेज मोलार मास 32 आया है, देखो क्या गलती हुआ वो भी समझिए। यदि आपका एवरेज मोलार मास फ्रेंड 32 आया है, 32 तो इसका एवरेज, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, वैसे कितना होता है? 48 होता है। ये तो तब होगा ना जब ये सोल्यूशन में 100% हो, ये सोल्यूशन में 100% हो, तब तो ये होगा ना। गलत हमारा कहाँ पे हो गया? यहाँ पे हमने 3.2 माना ना इसका डेंसिटी, तो हमने गलत ले लिया। 3.2 जैसे ही हमने लिया तो हमारा जो एवरेज मोलार मास कितना आ गया फ्रेंड? 32 आया, जो कि इसका होता है, मतलब इसका कितना होगा? 100% हो जाएगा, इसका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा चेंज कर लीजिए, 3.6, 3.6 कर लीजिए। चलिए अब आप एक बार ट्राई कीजिए, अब मेथड भी समझ में आ चुका है। 3.6 लेके फ्रेंड आप बताइए मोलर कंपोजिशन कितना होगा मिक्सचर का। चलिए मैं 5 सेकेंड देता हूँ। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए तो मेथड भी आपको पता था और आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व भी कर लिया होगा। तो डेंसिटी कितना दिया गया है? 3.6 ग्राम पर ml। और हमें क्या पूछना है? मोलर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो मोलर कंपोजिशन का हमारे पास फॉर्मूला है, मोलार मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 b अपॉन में a प्लस b, m1 a प्लस m2 b अपॉन में a प्लस b। तो डेंसिटी है हमारे पास, हमें मिक्सचर का मोलार मास चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू P मोलार मास ऑफ मिक्सचर बाय RT। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना दिया गया है? 3.6 दिया गया है, और प्रेशर कितना है? 2.463। मोलार मास कितना है मिक्सचर का, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो R कितना होता है? R जो होता है फ्रेंड ये होता है 0.0821 इंटू 300। मैंने आपको याद करने का लिए कहा है, इन दोनों का आप क्या कीजिए, इन दोनों का जो भी रिजल्ट आता है आप उसको याद कीजिए, जो कि होता है 24.63, 24.63। जब हम इसको से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, 10, 10 हो जाएगा ना। तो मिक्सचर का मोलार मास कितना हो जाएगा? जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिक्सचर का मोलार मास कितना आ जाएगा फ्रेंड? 36। तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर 3.6 में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप रख लीजिए
36, m1 क्या है, पहले कंपोनेंट का मोलार मास, तो पहले वाले कंपोनेंट का मोलार मास होगा 32। a1 क्या है, पहले कंपोनेंट का परसेंटेज मोल या मोल या परसेंटेज कंपोजिशन, यदि हम इसको x मान लें तो सेकेंड कंपोनेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड हमारा 100 माइनस एक्स। ठीक है, यदि हमारा पहला x है तो दूसरा 100 माइनस एक्स, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो यदि इसका x% है, जिसका x% मोल है तो इसका 100 माइनस x% मोल ही होगा। और जब हम इन दोनों के मोल्स कंपोजिशन को ऐड करेंगे तो होगा 100, तो 3600 इक्वल टू 32x प्लस 4800 माइनस 48x। अब तो ठीक है ना। तो 3600 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 16x प्लस 4800, तो 16x इक्वल टू 1200। समझ में आ रहा है, ये इस साइड गया और ये आपका 16x इस साइड आ गया, तो 14 नहीं है 20 ना, 14 में 1200 है ना, 12 इंटू 100 बाई 16, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और इससे जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 ना, 25 4 जा 100, 25 इंटू 3 तो 75, तो 75 आ गया मेरा किसका मोल्स कंपोजिशन, परसेंटेज मोल, O2 का आ गया परसेंटेज मोल 75, तो O3 का कितना होगा, होगा 100 माइनस 75, जो कि होगा 25%। ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड आप ध्यान देना, यदि डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी ही मानना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि पेपर डेंसिटी लिखने के बजाय एग्जामिनर ने डेंसिटी लिख दिया, वो डेंसिटी ही दिया हुआ है। आपको डेंसिटी से क्या करना है, पूरे मिक्सचर का मोलार मास निकालना, और एक बार आपको मिक्सचर का मोलार मास मिल गया तो आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी निकाल सकते हो, या परसेंटेज मोल्स कॉम्पोजिशन भी निकाल सकते हो, या मोल्स भी निकाल, मोल्स का रेशियो भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में फ्रेंड हम करेंगे, यदि कोई भी मॉलिक्यूल है, यदि कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें किसी भी एक एलिमेंट का कितना परसेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी कंपाउंड है उसमें किसी भी एक एलिमेंट का कितना परसेंट है। जैसे देखिए H2O, तो इसमें मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन का परसेंट निकालना है कि H2O के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है। तो इसका एक में फॉर्मूला होता है जो कि मैं लिखा दे रहा हूँ, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। फॉर्मूला जो होता है फ्रेंड होता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड या इन मॉलिक्यूल अपॉन में मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 100। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला इसमें भी इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए H2O में हाइड्रोजन में कितना मास होगा 2 इंटू 1, तो 2 होगा आपका हाइड्रोजन, और पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होगा 18 ग्राम, और 2 ग्राम क्या होगा इसमें हाइड्रोजन होगा, तो परसेंटेज कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यदि आप हाइड्रोजन का निकालना चाहते हैं तो 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन है इस पूरे मॉलिक्यूल में,
एलिमेंट कितना परसेंटेज है, 2 ग्राम। और पूरे कंपोनेंट का मोलार मास कितना है, पूरे मॉलिक्यूल का मोलार मास कितना है, 18। तो 2 × 2/18 इंटू 100। तो जी से जी कट गया, तो 200 100/9, ठीक है नहीं, 100/9% हो जाएगा किसका, H2 का। अब इसमें फ्रेंड क्या ही याद करना फॉर्मूला, आपको पता है परसेंटेज निकालने का तरीका आपको पता है, जिसका पूछ रहा है अपॉन में टोटल इंटू 100। जैसे आपका यदि 20 में से 15 मार्क्स आया है और आपको इसका परसेंटेज निकालना है, तो जितना आया है तो ऊपर रख लो, टोटल कितना है 20 × 100, तो 75 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कीजिए ना फ्रेंड, क्या को फॉर्मूला याद करने का, मास ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल अपॉन में मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू 100। आपको जिसका भी पूछ रहा है, जो भी एलिमेंट का, आप उसका मास ऊपर रख लो, टोटल मॉलिक्यूल का मास नीचे रख लो, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए FeSO4 इंटू 2H2। तो इसमें आपको क्या करना है, H2O का बताना है परसेंटेज कितना है, इस पूरे कंपाउंड में आपको बताना है कि H2O कितना परसेंट है, ठीक है। एटॉमिक मास लिख देता हूँ, Fe का वो होता है 56, बाकी तो सबका पता ही होगा। ऑप्शन का भी लिख देता हूँ, चलो 16 होता है, सल्फर का 32 होता है, और तो आपको पता ही है ना हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए बताइए, तो यदि हमें परसेंटेज कंपोनेंट पूछा है H2O का, तो इस पूरे कंपाउंड में H2O का कितना मास है, मैं इसको ऊपर रखूंगा, और पूरे कंपाउंड का जो भी मोलार मास है इसको नीचे रखूंगा, और क्या करूंगा 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो पहले तो मैं पूरे कंपाउंड का मोलार मास निकालता हूँ, FeSO4 इंटू 2H2O। तो देखो यहाँ पे क्या है, फेरिक 56, सल्फर 32, ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 × 16 प्लस, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है फिर, 2 × 2 = 4, तो 4 हाइड्रोजन। मैं आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे डॉट है, जिसका मतलब ये नहीं कि इसके मोलार मास को इसके मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। मोलार मास निकालने का आपको क्या करना पड़ता है, सारे एटम काउंट करने होते हैं। तो इसका जो वैल्यू आया है उसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सारे एटम को आपको क्या करना है, ऐड ही करना है। यहाँ पे जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, पर इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसको FeSO4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। 2H2O का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है H2O का, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, FeSO4 H2O इंटू H2O। अब देखिए निकल के आया कि नहीं, आपका 4 हाइड्रोजन एटम निकल के आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, 2 2 4, 2 ऑक्सीजन निकल के आ गया कि नहीं, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो इससे मल्टीप्लाई करना है, पर इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना है, 4 हाइड्रोजन है, और 1 हाइड्रोजन कितना होता है फ्रेंड, 1 होता है, प्लस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और 1 ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। तो 56 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4, और ये आपका 32। देखो 56 में 4 ऐड करेंगे तो 60, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 32 और 32 64, 32 प्लस 32 64, और 64 प्लस 64 तो 128, 128। तो 56 प्लस 4 60, और 34 32 प्लस 32 64, और ये 64 तो 128, और 128 में जब हम 60 ऐड करेंगे तो 188, तो 188 आया इसका मोलार मास। इसमें आपको किसका परसेंटेज पूछा है, H2O का, तो यहाँ पे 2H2 है फ्रेंड, H2O। 2H2 का मतलब क्या है कि 4 हाइड्रोजन, तो एक का एक होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 2, एक का 16 तो 2 का 32, तो 4 प्लस 16, नहीं 32 1 4 प्लस 32,
36। तो H2 का कितना मास है 36, सबका मोलार मास कितना है 188 इंटू 100। तो देखिए डिवाइड होगा 16 17, 2 से तो पहले डिवाइड हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 9 और 4, यही होगा ना 94। हाँ, और बताइए और डिवाइड होगा, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 और 7, तो 900/47। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आंसर होगा वही क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ H2O। यदि यहाँ पे सल्फर का पूछा रहता तो सल्फर का मास ऊपर रखते, सल्फर यदि पूछा था परसेंटेज सल्फर तो 32 आप ऊपर रखते हैं, और क्योंकि एक ही सल्फर है तो एक ही सल्फर के एटम का मास रखेंगे, और पूरे मॉलिक्यूल का मोलार मास कितना है 188 है इंटू 100। यदि परसेंटेज ऑक्सीजन पूछा जाता तो फ्रेंड काउंट कीजिए इसमें कितना ऑक्सीजन है, 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 6 ऑक्सीजन है, तो 6 इंटू 16, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 6 ऑक्सीजन का 6 इंटू 16, ये तो हो गया ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। अब पूरे मॉलिक्यूल का मोलार मास कितना है, पूरे मॉलिक्यूल का जो मोलार मास है वो है आपका 188 इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, कर लेंगे। चलिए, an oxide contain an oxides of sulfur contain 66.67% ऑफ सल्फर। ठीक है, तो एक सल्फर का ऑक्साइड है जिसमें 66.6% जो है वो सल्फर है। तो आपको कैलकुलेट करना है इसका फॉर्मूला, कैलकुलेट्स इट्स फॉर्मूला। ऑप्शन में ही आपके पास, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन देना पड़ता है, बिना ऑप्शन के इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन है हमारा SO3, H2, O2, SO2 और नन। ठीक है, नन ऑफ दिस में से कुछ भी नहीं। चलिए, तो क्या कह रहा है, सल्फर का एक ऑक्साइड है। यदि फ्रेंड सल्फर का ऑक्साइड है तो आपको पता होगा कि एक तो सल्फर प्रेजेंट होगा, दूसरा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, है कि नहीं। किसी भी एलिमेंट का ऑक्साइड बनाते हैं तो इसमें वो एलिमेंट खुद रहता है और ऑक्सीजन रहता है। यहाँ पे सल्फर होगा और ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, सल्फर का परसेंटेज दिया गया है और उसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो देखो, सल्फर का परसेंटेज दिया गया और हमें क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है। अब कोई भी ऑक्साइड होगा सल्फर का, उसमें या तो उसमें यही दो एलिमेंट होंगे, सल्फर और ऑक्सीजन, बस नंबर अलग अलग हो सकता है। आपका जो आंसर है उसमें एक सल्फर 3 ऑक्सीजन हो, दो सल्फर 2 ऑक्सीजन हो, एक सल्फर 2 ऑक्सीजन हो, नंबर अलग अलग हो सकता है पर एलिमेंट ये दोनों ही होंगे। हमें क्या पता करना है, हमें सल्फर एटम का नंबर पता करना है और ऑक्सीजन एटम का नंबर पता करना है कि नहीं। हमें सल्फर एटम और ऑक्सीजन एटम का नंबर पता करना है और हमारा इस सल्फर ऑक्साइड का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि सल्फर का परसेंटेज दिया है, यहाँ पे सल्फर का परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसके लिए यदि हम सल्फर का परसेंटेज का फॉर्मूला लिखेंगे फ्रेंड तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज सल्फर इक्वल टू मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर अपॉन में मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू
100, यही होगा ना फ्रेंड, परसेंटेज सल्फर इक्वल टू मोलार मास ऑफ सल्फर अपॉन में मोलार मास इनटू 100। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कोई मॉलिक्यूल है CO2, CO2 में मुझे क्या करना है, CO2 में मुझे कार्बन का मास निकालना है। कैसे निकालूंगा बताइए? यदि CO2 में मुझे कार्बन का मास निकालना है या ऑक्सीजन का निकालना है, कैसे निकालूंगा? यदि कार्बन का निकालना है, सबसे पहले कार्बन का कितना एटम है वो रखूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कार्बन के एक एटम के मास से, जो कि होता है 12। तो कार्बन का निकल के आएगा 12 ग्राम, ठीक है ना। यदि ऑक्सीजन का निकालना है, सबसे पहले ऑक्सीजन का एटम रखूंगा, 2 इंटू ऑक्सीजन के एक एटम में कितना होता है 16 इंटू 32 ग्राम। हम ऐसे ही निकालते हैं, सबसे पहले जिसके एटम का हमें मास पूछा है उसका नंबर रखते हैं और उसके एक एटम के एटॉमिक मास से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर में कितना दिया गया है 66.67 मास ऑफ सल्फर। यहाँ पे सल्फर का कितना एटम है, हमने x एटम माना है सल्फर का, तो x इंटू एस, s इंटू एक्स, है कि नहीं। x क्या है सल्फर एटम का नंबर और s क्या है सल्फर एटम के एक एटम का मास अपॉन में मोलार मास। मोलार मास कैसे निकालते हैं फ्रेंड बताइए? जैसे मुझे CO2 का मोलार मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले एटम का नंबर इंटू उसका मोलार मास प्लस दूसरे वाले एटम का नंबर इंटू उसका मोलार मास। ऐसे ही करते हैं ना, पहले वाले एटम का नंबर और कितना एटम है उसको मोलार मास से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा दूसरे वाले एटम का नंबर और उसके मोलार मास से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे भी मैं वही करूंगा, यहाँ पे सल्फर एटम में कितना नंबर है x, सल्फर एटम का x एटम है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा सल्फर के मोलार मास से। ऑक्सीजन एटम में कितना है नंबर y और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऑक्सीजन एटम के मोलार मास से, और यहाँ पे 100 भी है। समझ में आ रहा है आपको? बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आ रहा होगा। 66.67 को फ्रेंड क्या मैं 200/3 लिख सकता हूँ? 66.67 का मतलब ही क्या होता है 200/3, ये मतलब होता है ना 200/3। जब 200 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 66.67 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 200/3। और सल्फर का कितना होता है 32x, 32 होता है और यहाँ पे x तो पहले से है ना। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, यहाँ पे भी 32x प्लस 16y इंटू 100। देखिए समझ में आ रहा है? आ रहा है ना। 0 0 0 0 कट गया, यहाँ तो बच गया आपका 2/3 और ये आपका 32x। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 16 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x प्लस वाई, ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है समझ में आ रहा है? बताइए तो कितना आंसर आ गया, इस साइड हो गया आपका 2/3 2x और यहाँ पे 2x प्लस वाई, तो 2 से 2 कट गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3x, 3 उस साइड चला जाएगा इस साइड आ जाएगा। तो देखो y इधर में रख लेते हैं और 2x इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3x में से माइनस, सॉरी 2x इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 3x से माइनस करेंगे तो x बचेगा। तो x इक्वल टू वाई, तो x और y का हमारे पास नंबर तो नहीं निकला, पर इस इक्वेशन से फ्रेंड हमें समझ में आ गया जितना एटम सल्फर का होगा उतना ही एटम ऑक्सीजन का होगा। देखो ना x और y क्या है इक्वल है, यदि y इक्वल टू 2x आता तो यदि x सल्फर का एक एटम है तो ऑक्सीजन में कितना होता 2 होता। यदि ऐसा ही क्वेश्चन बन के आता तो आपका फॉर्मूला होता फ्रेंड SO2, SO2 या H2O4, ये सब आपका फॉर्मूला होता है। इसमें देखिए यदि ये इक्वेशन इस बात को बता रहा है यदि सल्फर का एक एटम है तो ऑक्सीजन में कितना है 2 है, यदि सल्फर का 2 है तो ऑक्सीजन का कितना है 4 है, सल्फर का 3 है तो ऑक्सीजन का 6 है। ये जो इक्वेशन है इस बात को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है कि सल्फर ऑक्सीजन एटम का नंबर क्या है सेम है। यदि सल्फर 1 है तो ऑक्सीजन भी 1 है, सल्फर 2 है तो ऑक्सीजन भी 2 है, सल्फर 3 है तो ऑक्सीजन भी 3 है। चेक कीजिए इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन
सही है। यहाँ पे सल्फर एक है और ऑक्सीजन तीन है। ये कब होता? जब आपका होता y इक्वल टू 3x। जब ऐसा होता तब आप बोल सकते थे ये होता। ये तो नहीं होगा। ये कब होता फ्रेंड? जब y इक्वल टू 2x आता, ये वाला इक्वेशन, जब आपका ये रिजल्ट आता तब आप बोल सकते हो आपका C होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का दो एटम, जब सल्फर का एक एटम लेंगे तो ऑक्सीजन का दो एटम होगा। और हमारा आया है y इक्वल टू एक्स, मतलब सल्फर का जितना एटम है ऑक्सीजन का उतना ही एटम होगा। इस हिसाब से देखिए इसमें y इक्वल टू एक्स है, मतलब सल्फर का जितना एटम ऑक्सीजन का भी उतना ही एटम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसमें आपको ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलिए समझ में आया फ्रेंड, बताइए। तो कर लेंगे ना सर क्वेश्चन, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, ऑन हीटिंग हाइड्रेट क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, on heating hydrate chloride of magnesium gives 53.2% of anhydrous, 53.2% of anhydrous magnesium chloride, magnesium chloride. Then calculate number of H2O molecules in hydrated magnesium chloride. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड है। सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड बताइए कैसे बनेगा फ्रेंड? MgCl, आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। Mg के ऊपर होता है +2 और Cl का मतलब क्या होता है? -1, है कि नहीं? Mg के ऊपर होता है +2 और Cl के ऊपर क्या होता है? -1। यदि इन दोनों को मिलके कंपाउंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताइए? क्रिस क्रॉस मेथड यहाँ पे लगाते हैं, इसका चार्ज नीचे कर देते हैं और इसका भी चार्ज नीचे कर देते हैं। तो क्लोरीन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो मैग्नीशियम के आगे आ जाएगा, और मैग्नीशियम के ऊपर जो भी चार्ज है क्लोरीन के आगे आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। ठीक है ना? यही होगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। ये कौन सा मैग्नीशियम क्लोराइड है फ्रेंड? ये आपका एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड है। एनहाइड्रस और हाइड्रस में क्या मतलब होता है? एनहाइड्रस का मतलब होता है फ्रेंड कि जहां पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं हो। जैसे इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस। जैसे देखिए CuSO4, क्या इसमें वाटर मॉलिक्यूल है? नहीं, तो हम इसको बोलेंगे एनहाइड्रस। हाइड्रेट का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल आ जाए। हाइड्रेट का मतलब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल आ जाए। जैसे इसमें वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेट बोलेंगे। इसमें वाटर मॉलिक्यूल आ जाए, इसको हम हाइड्रेट बोलेंगे। तो यहाँ पे यदि वाटर मॉलिक्यूल आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेट बोलेंगे। समझ में आया? तो एक हाइड्रेट क्लोराइड है मैग्नीशियम का, जिसमें 52, यदि हम हीट करते हैं इसको एनहाइड्रस क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, तो उससे हमें क्या मिलता है? 53.2% मिलता है एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड।
इससे हमें क्या मिलता है 53.2% एनहाइड्रस क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें आपको पूछ रहा है कि बताइए कि H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है ना, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रेट तो है, मतलब इसके पास H2O मॉलिक्यूल तो है, पर इसका नंबर हमें पता नहीं है, वही निकालना है हमें। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका कि एक MgCl2 हाइड्रेट है, ठीक है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल का हमें नंबर पता नहीं है। जैसे ही हम इसको हीट कर रहे हैं, जैसे हम इसको हीट कर रहे हैं, ये टूट जा रहा है MgCl2 प्लस XH2O में, ऐसे ही टूट रहा है, जिसमें इसका जो परसेंटेज है वो है 53.2%। 53.2% जो है वो है आपका MgCl2, ठीक है, 53.2% जो है वो है आपका MgCl2। तो इसमें आपको बताना है कि H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ में आया फिर बताइए क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले H2O का परसेंटेज निकालते हैं। यदि इसका फ्रेंड पूरा 100% था, यदि इसका पूरा 100% था, यदि इसमें 53.2% ये हो गया, जैसे इसमें दो ही कंपोनेंट है ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यदि इसका मास हो गया 53.2%, तो इसका कितना होगा, जब 100 में से हम 53.2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये 6 और ये आपका 4, तो 46.8% आपका क्या हो जाएगा H2O मॉलिक्यूल हो जाएगा। H2O मॉलिक्यूल का परसेंटेज कितना है 46.8%। इतना समझ में आया कि नहीं बताइए, इतना समझ में आया आपको। देखो MgCl2.H2O, यहाँ पे हमें वाटर मॉलिक्यूल का बस नंबर X पता करना है, वाटर मॉलिक्यूल का हमें नंबर पता नहीं है। पर यहाँ पे हमें बताया कि MgCl2 जो है ये 53.2% है, तो H2O मॉलिक्यूल का परसेंटेज निकालना क्या हमारे लिए कोई बड़ी बात है, नहीं, पूरा 100% है, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है MgCl और XH2O। यदि MgCl फ्रेंड 100% हो गया तो XH2O कितना बचेगा 46.8%, ठीक है। चलिए तो MgCl2.XH2O, तो इसमें XH2O का परसेंटेज कितना है फ्रेंड, सिर्फ H2O का नहीं, XH2O का, चलिए H2O का परसेंटेज कितना है, वो है आपका 46.8, 46.8 है आपका H2O का परसेंटेज। बताइए यदि मैं यहाँ से H2O का परसेंटेज का फॉर्मूला लिखूं तो बता सकते हैं आप क्या होगा। सबसे पहले तो वाटर मॉलिक्यूल का नंबर लिखूंगा, सबसे पहले तो वाटर मॉलिक्यूल का नंबर लिखूंगा ना फ्रेंड, हम ऐसे ही करते हैं ना, तो X इंटू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे CO2 में मुझे कार्बन का परसेंटेज लिखना है, सबसे पहले कार्बन एटम का नंबर इंटू एक कार्बन एटम का मास, ऐसे ही करते हैं ना। यदि मुझे H2O का परसेंटेज लिखना हो तो H2O एटम कितना मॉलिक्यूल है पहले वो लिखूंगा, X मॉलिक्यूल है इंटू H2O का मोलार मास, अपॉन में क्या लिखते हैं इसका टोटल का मोलार मास, जैसे इसमें कैसे लिखेंगे आप 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16, ऐसे लिखेंगे ना। तो इसका मोलार मास बताइए, एक आपका मैग्नीशियम है तो 1 इंटू 24 और दो आपका क्या है क्लोरीन है तो 2 इंटू 35.5, समझ में आ रहा है, दो क्लोरीन ना, प्लस XH2O है तो X, एक H2O का मॉलिक्यूल का कितना होता है मोलार मास, एक H2O मॉलिक्यूल का मोलार मास जो होता है फ्रेंड 2 इंटू 1 प्लस 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1 ना, तो 18 होगा, तो 18, देखिए समझ में आ रहा है बताइए। चलिए तो परसेंटेज ऑफ H2O कितना है, अभी हमने निकाला था कितना है 46.8, और यहाँ पे X वही तो निकालना है इंटू H2O मॉलिक्यूल का कितना मास है 18, अपॉन में 24 प्लस 71, ये कितना हो जाएगा 18x, तो 46.8 18x, जब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 85,
प्लस 18x, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए तो विदाउट है, देखिए एक MgCl2 हाइड्रेटेड फॉर्म था, MgCl2 का एक हाइड्रेटेड फॉर्म में दे के रखा था, जिसमें हमें MgCl2 का परसेंटेज दिया था, तो हमने H2O का निकाल लिया। अब H2O जब हम परसेंटेज निकाल लिया, हम H2O का परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें H2O मॉलिक्यूल का नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम पढ़ते हैं एक छोटा पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिनिमम मोलार मास। इससे एक दो क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, मिनिमम मोलार मास क्या होता है। जैसे देखिए C6H12O6, ये क्या है आपका ग्लूकोज, C6H6O6, ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है कि नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका मोलार मास निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू कार्बन प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन, यही हो जाएगा इसका मोलार मास। समझ में आ रहा है? मैं निकाल नहीं रहा हूँ, बस बताओ आपको कैसे करेंगे। तो ये हो गया ग्लूकोज। अब यदि मुझे इसका मिनिमम मोलार मास निकालना है, ये तो हो गया इसका मोलार मास, यदि मुझे इसका मिनिमम मोलार मास निकालना है तो क्या करूंगा, जितने भी एटम है उसको मैं एक एक ले लूंगा। जैसे इसका मिनिमम मोलार मास क्या हो जाएगा, जब मैं कार्बन का एक एटम ले लूं, हाइड्रोजन का एक एटम ले लूं, ऑक्सीजन का एक एटम ले लूं, तो क्या हो गया इसका मिनिमम मोलार मास। क्या हो जाएगा फ्रेंड, मिनिमम मोलार मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मिनिमम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जब सारा एटम एक एक हो जाएगा हम इसको बोलेंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसका जो भी मास आएगा उसको हम बोल देंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मोलार मास। तो 12 प्लस 1 या 1 इंटू कार्बन 1 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मिनिमम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। जब सारे एटम को मैं एक एक ले लूंगा तो क्या हो जाएगा आपका मिनिमम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे इसमें बताइए H2SO4, ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जब सारे एटम एक ले लूंगा H, S और O, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया? चलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ सल्फर इन इंसुलिन इज 3.2, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन इंसुलिन इज 3.2। तो फिर आपको पूछ रहा है देन कैलकुलेट इट्स मिनिमम मोलार मास। तो इंसुलिन में सल्फर का जो परसेंटेज है वो 3.2 है। ठीक है, इंसुलिन में जो सल्फर का परसेंटेज है फ्रेंड 3.2 है।
आपको क्या करना है, मिनिमम मोलार मास कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सल्फर नम मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर अपॉन में मोलार मास इंटू 100। अब यदि फ्रेंड हमें मिनिमम मोलार मास पूछ रहा है, तो मिनिमम मोलार मास में आप बताइए सल्फर के कितने एटम होंगे फ्रेंड। यदि सल्फर के मैं एक ही एटम लूंगा, या मिनिमम मोलार मास में बताइए सल्फर के कितने एटम होंगे, एक ही एटम होगा, क्योंकि मिनिमम मोलार मास में क्या करते हैं, सारे जितने भी एटम होता है उसके हम एक एक एटम को ले लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या कितना दिया गया है, 3.2। और यहाँ पे मैं कितना सल्फर लूंगा, एक ही लूंगा, तो 1 इंटू, और एक सल्फर का कितना होता है 32। जब यहाँ सल्फर का नंबर एक ही होगा तो मोलार मास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमम मोलार मास में। मिनिमम मोलार मास इंटू 100। समझ में आ रहा है, जब सल्फर का नंबर सिर्फ 1 लूंगा तो क्या हो जाएगा, आपका मोलार मास जो है मिनिमम मोलार मास में कन्वर्ट हो जाएगा। या आपको मिनिमम मोलार मास पूछ रहा है तो उसमें सल्फर का नंबर कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। तो इससे जब हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10, और इसको मैं इससे लेकर चले जाऊंगा, तो मिनिमम मोलार मास जो होगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना हो जाएगा 1000। मिनिमम मोलार मास कितना हो जाएगा 1000। चलिए समझ में आया, फिर बताइए। इस तरीके से आपको क्या करना है, मिनिमम मोलार मास के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें क्या होगा, किसी भी एक एलिमेंट का आपको परसेंटेज दिया होगा और मिनिमम मोलार मास पूछा है, तो जिसका भी आपको परसेंटेज दिया हुआ है उसका आपको एक ही एटम का क्या करना है, एटॉमिक मास ऊपर लिखना है और नीचे में मिनिमम मोलार मास लिख देना है। ठीक है, कुछ किताबों में फॉर्मूला भी इसका बना के दिया रहता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इनटू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन में मिनिमम मोलार मास। इसका मतलब वही है ना, हमने तो कॉन्सेप्ट ही समझ लिया। यदि कोई भी एक ही एटम, यदि किसी भी एलिमेंट का मास दिया है, उसके एक एटम का हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मिनिमम मोलार मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए। काफी सारे कोचिंग के मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया होता है, और शायद एक दो बार आपके एग्जाम में भी आया। स्टूडेंट काफी परेशान हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के कि मिनिमम मोलार मास क्या होता है। चलिए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जो एक केमिकल रिएक्शन होता है तो कैसे होता है, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें फ्रेंड हम कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है कि रिएक्शन कैसे होता है। जैसे हमें पता है कि H2 प्लस Cl2 से क्या बनता है, HCl बनता है। तो अब ये कैसे हो रहा है, कैसे आपका H2Cl2 से कंबाइन करके HCl बना रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपने क्या दिए, लॉज दिए हैं जो हमें पढ़ना है। अभी जो लॉज आप पढ़ेंगे फ्रेंड, उसमें लॉज में कुछ काफी बेसिक बेसिक बातें लिखी हुई है, जिसको आप पर जब आप इन लॉज को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ ये तो ऐसा होता ही है, आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी। पर ये काफी पुराना समय है ना फ्रेंड, इस समय जो था केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुआ था। वहां पे साइंटिस्ट सोच रहे थे कि कैसे H2 और Cl2 जो कंबाइन होके HCl बनता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या दिया, अपने लॉज दिए, जो आज के समय में आपको काफी बेसिक लग सकता है कि हाँ ऐसा तो होता ही है। जैसे देखिए ग्रेविटी के बारे में आपको पता है, जैसे मैं इसको छोड़ दूं तो इसको ग्रेविटी खींच लेगी, तो आपके लिए तो कोई नई बात है नहीं, आपको पता है। यदि हम किसी भी सब्सटेंस को ड्रॉप करेंगे तो क्या करेगा, ग्रेविटी उसको घिस लेता है। और सोचिए जब ग्रेविटी डिस्कवर किया था जिस साइंटिस्ट ने, उसके लिए कितनी बड़ी बात थी, है कि नहीं। उसको एक्सप्लेन करना था कोई भी चीज जो होता है उसको जमीन क्यों खींच लेता है, तो उसके लिए तो काफी बड़ी बात थी ना। तो जो इसमें हम लॉस पढ़ेंगे उसमें काफी बेसिक बेसिक बात होगा, ठीक है, जो आपके लिए कोई नया होगा नहीं। आप इन सब बातों को पहले से जानते होंगे, और जिस समय लॉस को बनाया गया उस समय ये सब पता नहीं था, ठीक है ना। केमिस्ट्री का काफी शुरुआती चरण था, तो वहां पे क्या हुआ, इस लॉस को बनाया गया ताकि ये समझाया जा सके केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, कैसे आपका H2 और Cl2 मिलके HCl बन गया। ठीक है, चलिए इसमें हम पहला पढ़ेंगे लॉ ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ क्या कहता है कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस मास को कन्वर्ट किया जा सकता है। मास जो है रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट में मास को कन्वर्ट कर सकते हो, और मास को आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। जैसा आप एनर्जी के लिए बोलते हैं ना, एनर्जी भी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ हम एनर्जी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। वैसे ही इन्होंने मास के लिए भी किया कि मास को ना ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप मास को ना क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस मास कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट का मास जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, पर मास जो है डिस्ट्रॉय या मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो जब तक एक केमिकल रिएक्शन होगा उसमें क्या रहता है, मास कंजर्व होता है। जितना आपका रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, सेम होगा। मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे देखिए रिएक्टेंट में ए प्लस बी मिलके आपका बना रहे हैं सी प्लस डी। इसका जो मास है वो है आपका डब्ल्यू ए, इसका जो मास है वो है डब्ल्यू बी, इसका जो मास है वो है आपका डब्ल्यू सी, और इसका जो मास है वो है डब्ल्यू डी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। तो रिएक्टेंट में कौन कौन है, ए और बी है, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी। मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मास रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब तक आपका केमिकल रिएक्शन चलेगा तब तक उसमें ना आप मास को क्रिएट कर सकते हो ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मास हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे देखिए H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाएंगे, 2HCl बनाएंगे। तो इसमें H2 का जो मास है हमारे पास वो है 4.3 ग्राम, और इसका जो है वो है 7.2 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का 4.2 है, 4.3 है, और HCl का 4.2 है। हमें क्या पूछ रहा है, क्लोरीन का आप मास बताइए, क्लोरीन का मास बताइए। हमने पढ़ा है जितना ही रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। मास को तो ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो रिएक्टेंट में कौन कौन है आपका, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास प्लस क्लोरीन का मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCl का मास। ठीक है ना, इसके आगे टू मत लिख देना, वो मोल है। जब हम मोल का कैलकुलेशन सीखेंगे, जब स्टोइकियोमेट्री करेंगे तो उसमें वहां पे आपको टू लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो बिट ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू मास ऑफ HCl। तो हाइड्रोजन में कितना है 4.3 ग्राम, क्लोरीन का हमें कैलकुलेट करना है, और HCl कितना है 7.2 ग्राम। तो बिट ऑफ क्लोरीन 7.2 माइनस 4.3, तो कितना हो जाएगा 2.9 हो जाएगा, 5 6 7, 2.9 होगा ना, 2.9 ग्राम। तो 2.9 ग्राम हो जाएगा आपका क्या, क्लोरीन।
इसके और इसके मास को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यही कहता है रिएक्शन कि मास रिमेन कंजर्व, मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। 6.85 स्ट्रोंशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करेंगे, चलिए क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, तो इक्वेशन बना के देने वाला था पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। ऑन हीटिंग 6.85 ग्राम स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड gives 3.13 anhydrous strontium hydroxide. Calculate x. ठीक है, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है हाइड्रेट वाला, इसको आपने क्या किया, हीट किया, तो आपको मिल गया एनहाइड्रस स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस XH2O। इसका जो आपको मास दे के रखा है वो 6.85 ग्राम और इसका आपको दे के रखा है 3.13 ग्राम। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, x क्या कर रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है परसेंटेज कॉम्पोजिशन में, तो उसमें क्या दिया था फ्रेंड, आपको परसेंटेज दिया था, है कि नहीं, उसमें आपको परसेंटेज दिया है। वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दिया, परसेंटेज से हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, यदि क्या मैं यहाँ से H2O का मास निकाल सकता हूँ, क्या फ्रेंड यहाँ से मैं H2O का मास निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। देखो ये इसको और इसको ऐड करोगे तभी तो ये मिलेगा ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, SrOH प्लस XH2O का जो मास होगा ये इक्वल होगा, इसके मास को मैं WA लिख देता हूँ, इसके मास को मैं WB और इसके मास को मैं WC। तो WA इक्वल टू WB प्लस WC, तो इसका कितना है 6.85 ग्राम इक्वल टू 3.13 ग्राम और इसका निकालना है। यहाँ से जब आप निकालेंगे तो C मतलब H2 का कितना आ जाएगा 267 तो ये 6.85 में से गया तो 2 और ये 8 में से बन गया तो 7 और ये 3.72 ग्राम। तो H2 का हमें मिल गया 3.72 ग्राम। ठीक है, तो परसेंटेज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बताइए परसेंटेज H2O, हमारे लिए परसेंटेज H2O क्या होगा, H2O का मास यहाँ पे कितने X मॉलिक्यूल है, तो X इंटू H2O अपॉन में स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का मास इसका एक ही है प्लस XH2O। यही होता है ना, ये होता है ना फ्रेंड। इसका यदि परसेंटेज निकालना है तो इसके मास को ऊपर रखूंगा और इसके पूरा मोलार मास। अब SrOH ट्वाइस का आप मोलार मास लिख लीजिए, जो होता है 121। ठीक है, 121 डायरेक्टली। तो परसेंटेज ऑफ H2O वो हमारे लिए हो जाएगा X इंटू H2O। H2O कितना होता है 18 ग्राम होता है ना। अब तो आपको आ गया ना H2O का मोलार मास कितना होता है 18, 16 इसका 2 इसका, इसका कितना है 121 है और प्लस प्लस X और H2O की जगह पे 18, तो ये हो जाएगा आपका 18X। अब परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए हमें, परसेंटेज ऑफ वाटर दिया नहीं है पर हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसका
टोटल 6.85 है, जिसमें से 3.72 कितना है, हाइड्रोजन है, H2 है। तो क्या इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं फ्रेंड? टोटल है 6.85, इसका पूरा मास है 6.85, इसमें से 3.72 क्या है आपका, H2O है। तो परसेंटेज निकाल सकते हैं ना, यदि H2O का निकालना है, परसेंटेज ऑफ H2O इक्वल टू हाइड्रोजन कितना है 3.72, टोटल कितना है फ्रेंड, टोटल है आपका 6.85 इंटू 100। समझ में आया? परसेंटेज ऑफ H2 ही पूछा है ना, परसेंटेज ऑफ H2 हमें निकालना है ना। तो देखो इसका पूरा है 6.85, इसमें हाइड्रोजन है H2 है 3.72, तो इसका परसेंटेज तो ऐसे ही निकालेंगे ना। तो देखो सब सब्जेक्ट का मिला के जो मार्क्स है वो है 100 और आपको मिला है 60, तो कैसे करोगे, 60/100 इंटू 100, ऐसे ही परसेंटेज निकालते हो ना। इसका पूरा मास है 6.85, इसमें हाइड्रोजन है 3.72, तो 3.72 को जब हम 6.85 से निकाल देंगे तो H2 का परसेंटेज निकल जाएगा। ये तो क्वेश्चन के डाटा से हमने H2 का परसेंटेज निकाला, अब फॉर्मूला से हमारा ये आया। पर दोनों जगह पे तो H2 का परसेंटेज सेम ही होगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल ही सेम है। जब मॉलिक्यूल सेम है तो H2 का परसेंटेज क्या होगा, सेम ही होगा। यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो 3.72x, सॉरी 3.72 को जब 100 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3.72 तो 372/6.85, ये हमारा निकल गया परसेंटेज ऑफ H2O 18x अपॉन में 120 प्लस 18x। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका x शायद मेरे ख्याल से 6 आ जाएगा, कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज वाला मेथड। परसेंटेज वाला मेथड से भी निकाल सकते हैं, और परसेंटेज वाला मेथड ही आसान रहेगा। एक और मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर परसेंटेज वाला मेथड ही क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए आसान होगा। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। इसी मेथड से आप करना, परसेंटेज वाले मेथड से, वही आपके लिए आसान रहेगा। इसका मास हमने कितना निकाला था, 3.72 ग्राम। देखिए दूसरा मेथड में कौन सा बता रहा हूँ, जब इसका फ्रेंड आप एक मोल लेंगे तो इसका कितना होगा, x, साफ साफ दिख रहा है, मैंने आपको सिखाया है। इसका एक मोल लेंगे तो इसका कितना होगा, x होगा। या यहाँ से भी देख सकते हैं, इसके पीछे जो नंबर है, इसके पीछे जो नंबर है उससे भी देख सकते हैं आप कि इसका एक मोल जो है फ्रेंड, इसका एक मोल जो है इसके x मोल के बराबर है। या इससे भी देख लीजिए, इसका एक मोल जो है इसके x मोल के बराबर है। तो इसका इतना मास दिया हुआ है, तो इस मास से फ्रेंड इसका मोल निकाल सकते हैं। तो यदि आपको एस, ये स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का यदि मोल्स निकालना है, हाइड्रेटेड स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का यदि मोल्स निकालना है, तो इसका मास रखेंगे, तो 6.85 ग्राम ये हो गया इसका मास। ठीक है, उसके बाद इसका मोलार मास, तो इसका कितना होता है 121 और प्लस 18x। देखिए इसमें कोई भी डाउट है आपको, 6.85 इसका हो गया मास, और इसका मोलार मास में क्या है, इसका मोलार मास और इसका मोलार मास। इसका तो मोलार मास हमें पता है 121, इसका कितना होगा हमें H2O का नंबर ही नहीं पता है, तो 18x, यदि 8 होगा, यदि एक ही होगा 18 हो जाएगा, 2 होगा तो 36 हो जाएगा, 3 होगा तो 54 हो जाएगा, जितना भी हो यही होगा इसका मोल्स का। तो 6.85 में कितना मोल्स निकल के आएगा, 6.85 बाई 121 प्लस 18x। समझ में आया? तो इतने मास से इसका इतना मोल बनेगा, यदि हम इसका इतना मास लेंगे तो इतना मोल बनेगा। 3.72 ग्राम यदि हम H2O का लेंगे तो इसका कितना मोल्स बनेगा। तो H2O का मोल्स कैसे निकालेंगे फ्रेंड, H2O का मास अपॉन में H2O का मोलार मास, ऐसे ही H2O का मोल निकालते हैं ना। तो H2O का मोल कितना दिया गया है, 3, मास कितना गया है, दिया गया है 3.72 अपॉन में H2O का मोलार मास कितना होता है 18, ये हो गया आपका H2O का मोल। तो 6.85 में इसका इतना मोल होगा, इसके मास को हमने इसके मोलार मास से डिवाइड कर लिया। 3.72 ग्राम यदि H2O का लेंगे तो उसका इतना मोल्स होगा, यदि इसके मास को हम इसके मोलार मास से डिवाइड कर लेंगे तो मोल्स निकल के आ जाएगा, तो जो कि होगा 3.72 बाई
18। समझ में आया? बताइए। तो इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3.72 बाई 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.85x बाई 120 प्लस 18x। और यहाँ से भी आप चाहे तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। निकाल लेंगे ना, देखो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो आपका x निकल के आ जाएगा। थ्री पॉइंट सेवन टू मल्टीप्लाई बाई 121 प्लस 3.72 मल्टीप्लाई बाई 18x इक्वल टू 18 इंटू 6.85 इंटू x। तो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में करते रुक जाइए, 3.72 इंटू 121। अब मैं इसको इस साइड लेके आ जा रहा हूँ, इस साइड ये प्लस है ना, इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस, इसको इक्वल के अपोजिट साइड लेके जा रहा हूँ। तो 6.85 इंटू एक्स माइनस 3.72 इंटू 18x। समझ में आया? 3.72 इंटू 120, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ 18x कॉमन ले रहा हूँ। देखिए दोनों जगह से मैं 18x कॉमन ले रहा हूँ, तो 6 यहाँ पे क्या बच जाएगा 6.85 3.72। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.13, 3.13 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे x भी है, ठीक है ना, ये 18x मैंने कॉमन लिया था तो x है, तो 18x, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और x को इधर रखना, बाकी नंबर को इस साइड लाके डिवाइड करेंगे तो आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप मोल्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें पता है कि एक मोल जब इसका लेंगे तो इसका x मोल होगा, इतने मास से इसका कितना मोल बनेगा, इसके मास को यदि आप इसके मोलार मास से डिवाइड कर दोगे तो इसका मोल्स निकल के आ जाएगा, और इसके मास से यदि इसके मोलार मास को डिवाइड कर दोगे इसका मोल्स निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अपना आंसर निकाल लो। ये तो हो गया मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके एस का वैल्यू निकालना। हम परसेंटेज का यूज करके भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, और परसेंटेज का इस्तेमाल से एस का वैल्यू निकालना आसान था, है कि नहीं। परसेंटेज में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फॉर्मूला यूज करके जो हमें पता है परसेंटेज कैसे निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ H2O इक्वल टू मास ऑफ H2O, तो x इंटू H2O, x इंटू H2O ऊपर में लिखा, और एक H2O कितना होता है 18, तो 18x अपॉन में इसका टोटल मास, इसमें कितना H2 है इसीलिए परसेंटेज निकाले ना, पहले H2O का मास ऊपर रखा अपॉन में इसका टोटल मोलार मास, तो ये है 121 प्लस 18x। ये तो हो गया हमारा परसेंटेज, हमने परसेंटेज निकालना ऐसे ही सीखा है। प्लस यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि जो आपका 6.85 ये आपका हाइड्रेटेड स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें 3.72 ग्राम क्या है H2O है, तो इतने में 3.72 ग्राम H2O है, तो 3.72 ग्राम को यदि हम इससे डिवाइड कर ले और 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो H2O का परसेंटेज निकल के आएगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हमने जो फॉर्मूले से परसेंटेज निकाला है H2O का, और यहाँ पे जो डाटा से हमने परसेंटेज निकाला है H2O का, दोनों सेम होगा। तो जो परसेंटेज निकाला H2O का आप इसमें फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और परसेंटेज वाला ही क्या इजी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप परसेंटेज वाला ही करिए। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारा हमें सॉल्व करना है। यदि आपको मेथड समझ में नहीं आया, टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टोइकियोमेट्री, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करेंगे, तो फिर आपको ये मेथड भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही था फ्रेंड आज का लेक्चर। अभी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में और भी लॉस बच गए हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।